हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक रिकर्जन ट्री मेथड। और विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने इटरेशन मेथड में सॉल्व किए थे। अब वहां पर हमने एक इक्वेशन ली थी टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस एन, जिसका मैंने आपको यही बताया था कि हमारा मड सॉर्ट का वर्स्ट टाइम है और क्विक सॉर्ट का बेस्ट टाइम है। तो इसको अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन ट्री मेथड। देखिए, हमेशा याद रखिएगा रिकर्जन ट्री मेथड के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करने के लिए आएंगे, उसमें जो भी हमें ये टर्म दे रखी है टी की, सबसे पहले आपको ये टी की टर्म बताएगी कि आपके पास कितनी सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं एट एवरी स्टेप। जैसे ओरिजिनली अगर हम देखें, ये टी ऑफ एन दिया हुआ है, टू जो टी का कोफिशिएंट है, ये टू टी के साथ भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है टी ऑफ एन इक्वल्स टू tn/2 प्लस tn/2 प्लस एन। इट मींस आपको ये काउंट करना है कि राइट हैंड साइड में टी के कितने कोफिशिएंट्स हमें दिए हुए हैं, और जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो आपको बताएंगे कि इतनी सब प्रॉब्लम है। और जिस टी के साथ वो कोफिशिएंट होगा, उस टी का आपको साइज भी देखना है सब प्रॉब्लम का। तो अगर यहां पर साइज n है, तो हम ये कह रहे हैं कि दो सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं और हर एक सब प्रॉब्लम का साइज है n/2। और ये हमारी ये एडिटिव टर्म है जहां से हम अपना रिकर्जन ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले रिकर्जन ट्री बनता कैसे है उसको आप समझ लीजिए। फिर इसमें चार तरह के अलग अलग वेरिएशंस आएंगे, इनफैक्ट तीन तरह के वेरिएशंस आएंगे। हम तीनों वेरिएशंस को देखेंगे सो डेट कि कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो। जब सबसे पहले आप इसमें स्टार्ट करेंगे, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो हमें दी हुई है टी ऑफ एन। ओरिजिनल प्रॉब्लम टी ऑफ एन दी हुई है। उसके बाद इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। इट मींस आपने इसको दो चाइल्ड आपने इसके बना दिए, और हर एक चाइल्ड जो है उसका साइज कितना है, टी ऑफ n/2। तो आपने यहां बना दिया टी ऑफ n/2 एंड टी ऑफ n/2। सिमिलरली आप क्या काम करेंगे, जब इस लेवल पर आप आ गए, ये मेरा पहला लेवल हो गया, ये मेरा दूसरा लेवल हो गया, उसके बाद फिर आप यही काम करेंगे, इसमें आपका वापस क्या हो जाएगा, साइज फिर से हाफ हो जाएगा, क्योंकि अब ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका हाफ क्या होगा, n/2 का हाफ हो गया n/4। तो ये मेरा हो जाएगा टी ऑफ n/4 और इधर भी मेरा आ जाएगा टी ऑफ n/4। सिमिलरली ये जो प्रॉब्लम है इसका साइज भी n/2 है, इसके लिए भी आपके दो जो सब प्रॉब्लम बनेगी उनका साइज भी कितना होगा, टी ऑफ n/4 और टी ऑफ n/4। इसी तरीके से फिर आप आगे बढ़ेंगे, उनका साइज क्या होगा, टी ऑफ n/8 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 और n/8। फिर आप ऐसे ही मूव करते चले जाएंगे, कब तक, रिकर्जन की बेस कंडीशन तक। बेस कंडीशन क्या बोलती है कि आपको प्रॉब्लम को जब तक रिकर्जन लगाना है, जब तक सॉल्व करना है, जब तक एक कांस्टेंट साइज प्रॉब्लम ना आ जाए, या एक ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए जिसका सॉल्यूशन आपके पास हो या आप डायरेक्टली निकाल सकें। तो जब आप इसको इसी तरीके से डिवाइड करते जाएंगे, तो एक सिचुएशन आपके पास आएगी जहां पर आपकी प्रॉब्लम का साइज क्या होगा, टी ऑफ 1। और टी ऑफ 1 को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग कंडीशन, या उसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे रिकर्जन ट्री में। अब क्या होगा, जो मैं वेरिएशंस की बात कर रहा था आपसे, वो वेरिएशंस कुछ ऐसे होंगे कि जब भी आप अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी सब प्रॉब्लम्स में आपने डिवाइड किया हो, उन दोनों सब प्रॉब्लम का साइज सेम हो, ऐसा हो सकता है। या दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है कि सब प्रॉब्लम का साइज सेम ना हो, अलग अलग हो। लेट सपोज कोई रिकर्जन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ n/2 प्लस टी ऑफ n/3 प्लस n। तो एक तरफ n/2 गया और एक तरफ n/3 गया, यानी कि जो दो सब प्रॉब्लम बनी उनका साइज डिफर कर गया। अब अगर उनका साइज डिफर कर गया, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं बात करूं आपसे लेफ्ट हैंड ट्री की या राइट हैंड साइड ट्री की, जिसको हम लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री बोलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी मतलब वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम कैसी है, कि लेफ्ट सब ट्री आपका जल्दी खत्म हो जाए और जो राइट सब ट्री है वो थोड़ा सा नीचे जाए। इसका मतलब जो डेप्थ होगी ट्री की, वो हम इक्वल नहीं मान सकते हर जगह से। कहीं कहीं पर डेप्थ ज्यादा होगी, कहीं कहीं पर डेप्थ कम होगी। ये एक केस बन सकता है। तीसरा केस इसमें क्या बन सकता है कि जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में, तो पहला केस तो ये है कि हर एक स्टेप पर कॉस्ट मेरी कांस्टेंट रहेगी। अब कॉस्ट क्या होती है मैं आपको ही बताऊंगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि मेरी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट ना रहे। ठीक, तो
जो हम ये 4 कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज बनाएंगे अभी, वो इसी बेसिस पर बनाएंगे कि हर एक लेवल पर कोस्ट इक्वल है या कोस्ट इक्वल नहीं है, और जो हर एक लेवल पर जो मेरी प्रॉब्लम बन रही है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे 4 केस बनेंगे। सेम कोस्ट सेम साइज, सेम कोस्ट डिफरेंट साइज, डिफरेंट कोस्ट सेम साइज, डिफरेंट कोस्ट डिफरेंट साइज। वन बाय वन देखते हैं। ये अभी हमने पहला एग्जांपल लिया है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस एन। ये मैंने आपको जनरलाइज करके दिखा दिया किस तरीके से हम चलेंगे। अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस एन, जो भी आपके पास एडिटिव टर्म है एन, वहां से आप स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि इनिशियली इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी इनिशियल कोस्ट है प्रॉब्लम की, ये इनिशियल कोस्ट है प्रॉब्लम की। और जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे तो ये कॉस्ट आपकी और ऐड होती चली जाती है। आपने देखा था ना इटरेशन मेथड में कि इस टर्म को तो हम ऐसे ले लेते हैं, फिर इसकी जगह जब हम पुट कर रहे थे तो जो भी ये एडिटिव टर्म है ये हमारी ऐड होती चली जाती है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम n है। अब आप क्या करेंगे, n का n/2 करना है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। n अगर ओरिजिनल साइज है तो अब उसका साइज हो गया n/2, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, यहाँ पर n² दे देता है या n³ दे देता है या लोग में आ जाती है टर्म्स। तो आपको हमेशा n का n/2 करना है, या जो भी साइज रिड्यूस हो रहा है n/3 में हो रहा है या n/4 में हो रहा है। तो ओरिजिनल साइज आपका n हो गया, आपको उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और दोनों तरफ जो आपका साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n का n/2, यानी कि आपका हो गया n/2 और ये भी आपका कितना हो गया n/2। वापस से आपको इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, फिर इसका हाफ हो जाएगा, ये आपका हो गया n/4 और ये भी आपका कितना हो गया n/4। इसी तरीके से इसको भी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये भी आपका हो गया n/4 और ये भी आपका हो गया n/4। फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट्स में, ये आपका कितना हो जाएगा n/4 से ये आपका बन जाएगा n/8 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 n/8। हर चाइल्ड जो है या हर एक सब प्रॉब्लम जो है उसका साइज आपका सेम रहेगा। कब तक चलेगा ये रिकर्जन ट्री, जब तक कांस्टेंट साइज ना मिल जाए। कांस्टेंट क्या बोल देते हैं हम, जैसे हम कांस्टेंट को टी ऑफ 1 लिखते हैं तो लेट सपोज यहाँ पर बोल देते हैं कांस्टेंट c मिल गया या सपोज 1 मिल गया। हम कांस्टेंट को सपोज यहाँ 1 बोल दे रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप कांस्टेंट 1 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, ये मेरा कांस्टेंट है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर नहीं दिया हुआ है तो बेस कंडीशन हम खुद एज्यूम कर लेंगे टी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 या टी ऑफ 1 इक्वल्स टू c, जो भी आपका मन करे, ठीक है। क्योंकि अगर उसने सपोज यहाँ पर cn दे दिया तो हम कांस्टेंट c ले लेंगे, ठीक। ये मेरा रिकर्जन ट्री बन गया। अब ये रिकर्जन ट्री बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपके रिकर्जन ट्री बन गया, अब आपको लिखनी है हर एक लेवल की कोस्ट कितनी है हमारी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले हम हर एक लेवल की कोस्ट लिखेंगे। कोस्ट कैसे लिखेंगे, कोस्ट हम लिखेंगे उस लेवल पर जितनी भी मेरी नोड्स हैं उन सब नोड्स को ऐड कर दीजिए, वो उस लेवल की कोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस लेवल पर सिर्फ एक ही नोड है तो इस लेवल की जो कोस्ट हो गई वो आपकी हो गई n, ठीक है। इस लेवल पर जो दो नोड्स हैं आपके पास, दोनों का क्या क्या साइज है n/2 दोनों को ऐड करिए, n/2 प्लस n/2, अगेन ये मेरा n आ गया। नेक्स्ट लेवल पर आपकी जो कोस्ट है वो n/4 है, तो n/4 को आप 4 बार ऐड करेंगे, या आप ये कह दो कि n/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस से कितना आ गया n आ गया। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो उसमें आपका कितना है n/8 है, n/8 को कितने टाइम्स ऐड करना है, 8 टाइम्स ऐड करना है, तो n/8 को n टाइम्स ऐड n/8 को 8 टाइम्स ऐड करेंगे, वापस n आएगा। यहाँ पर ये 1 कितने आएंगे आपके, ये खुद आपके n वंस होंगे, तो लास्ट लेवल की कोस्ट भी आपकी n होगी। सिमेट्री बता रही है ना कि पहले लेवल पर 1n, दूसरे लेवल पर 2n/2, तीसरे लेवल पर 4n/4, फिर 8n/8, ऐसे यहाँ पर कितने होंगे n टाइम्स 1 होंगे, ठीक है। तो n टाइम्स 1 हो गया तो कितना कोस्ट हो गया n हो गया। अब सबसे पहले तो आपने कोस्ट निकाल ली हर एक लेवल की। अब आपको क्या करना है कि कोस्ट निकालने के बाद अब आप इन सबको जब ऐड करेंगे, देखिए जब हमने एल्गोरिथम्स की एनालिसिस की थी, मैंने आपको इंसर्शन सॉर्ट में बताया था, हम क्या करते थे, वहां पर हर एक स्टेप की कोस्ट निकालते थे और फ्रीक्वेंसी निकालते थे, और फिर कोस्ट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड ऑन कर देते थे, जब भी तो हमें रनिंग टाइम मिलता था। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है कि
हर एक स्टेप की आपको कॉस्ट पता लग गई इस रिकर्जन की, आप इस पूरे को ऐड कर दीजिए और आपको मिल जाएगा आपका रनिंग टाइम। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हर एक लेवल की कॉस्ट को ऐड तो कर दें, लेकिन लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस n को ऐड करना कितनी बार है, ये n कितने बार आया है, या ये कितने लेवल्स मेरे हैं। अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि यहाँ तक का आपका ट्री है, अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि यहाँ तक का आपका ट्री है, तो ठीक है आप कह देंगे n प्लस एन प्लस एन प्लस एन, 4 बार ऐड कर दो जी 4n कॉस्ट आ गई। लेकिन उसके बाद कितने कॉस्ट कितने लेवल्स हैं ये मुझे नहीं पता ना। तो सबसे पहले हमें अब ये आइडेंटिफाई करना है इसमें लेवल्स हैं कितने। तो मैं आपको बड़ा एक अच्छा तरीका बताता हूं उसको आइडेंटिफाई करने का। देखिए हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह से काम करें तो इसमें आप एक टेबल क्रिएट करिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप एक टेबल क्रिएट कर लीजिए। वो टेबल ऐसे बनाएंगे हम, एक हम लिखेंगे सबसे पहले साइज, टेबल में ये हमारे कॉलम्स हो गए, साइज हो गया। साइज के बाद हम लिखेंगे लेट सपोज नंबर ऑफ नोट्स, कि उस लेवल पर या उस डेप्थ पर कितनी नोट्स हैं, नंबर ऑफ नोट्स आ गई। उसके बाद एक कॉलम और बना लीजिए आप, जिसको आप बोल दीजिए लेट सपोज डेप्थ, कि उस मोमेंट तक हमारी डेप्थ कितनी है उस ट्री की। एक आप बोल दीजिए लेवल नंबर, कि वो लेवल कौन सा है, और एक आप बोल दीजिए फाइनली कॉस्ट, कि उस लेवल की कॉस्ट कितनी है। ठीक, ये जनरलाइज टेबल हम बनाएंगे हर एक रिकर्जन ट्री के लिए, बहुत इजी कर देगी हमारे क्वेश्चन को। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आप हर एक उसको देखते चलिए। जब हम पहले उसकी बात कर रहे थे अपने इसकी, तो यहाँ पर एक नोड है, साइज कितना है यहाँ पर प्रॉब्लम का, n है, साइज n है, नंबर ऑफ नोड्स 1 है। इस मोमेंट पर डेप्थ कितनी है 0, क्योंकि अगर ट्री में सिर्फ एक ही नोड है तो उसकी डेप्थ 0 होती है। और लेवल नंबर्स कितने हुए, मतलब कितने लेवल्स हैं, हाउ मेनी लेवल्स, एक लेवल है। और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट भी n है। तो सबसे पहले आप इसी को लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो इनिशियली साइज हमारा n है, नंबर ऑफ नोड्स हमारी 1 है, डेप्थ हमारी अभी 0 है, लेवल नंबर 1 है, और जो हमारी कॉस्ट हो गई वो हमारी n है। ठीक हो गया, पहले लेवल की बात कर ली। जब आप नेक्स्ट लेवल पर आए, आप देखिए जो आपने लिखा हुआ है, आप अगर नोट कर रहे होंगे साथ में, तो जैसे आप नेक्स्ट लेवल पर आए, साइज कितना हो गया आपका, साइज आपका हो गया n/2। उस सेकेंड लेवल पर जब आप उस पर आए तो साइज कितना हो गया आपका n/2। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहा हूँ, साइज n/2 हो गया। इस पर कितनी नोट्स आपके पास हैं, 2 नोट्स आपके पास हैं, लिख दीजिए यहाँ पर आपके पास 2 नोट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। डेप्थ कितनी हो गई, एक मेन एक उसके सब चाइल्ड, डेप्थ हो गई आपकी 1। ठीक है, ट्री की जब भी डेप्थ आप देखें तो ऊपर से नीचे देखी जाती है, और जब भी हाइट देखें वो नीचे से ऊपर देखी जाती है। या आप अगर जनरलाइज्ड भी चीजों को बात करें, जब भी आप किसी की डेप्थ देखते हैं तो आप ऊपर से नीचे देखते हैं, और जब भी हाइट देखते हैं तो वो नीचे से ऊपर देखते हैं। सपोज आपके सामने कोई पेड़ है, तो पेड़ की आप कभी नहीं कहते कि इसकी डेप्थ कितनी है, हमेशा कहते हैं कि पेड़ की हाइट कितनी है। और अगर आपके सामने कुआं है तो आप हमेशा कहते हैं कुएं की डेप्थ कितनी है, क्योंकि उसको आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम ट्री की बात कर रहे हैं तो ट्री की हम क्योंकि अब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो इसलिए मैं डेप्थ बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितनी नीचे तक जाने वाला है अभी। लेकिन अगर ओवरऑल ट्री मेरे सामने है तो उसकी जो भी हाइट होगी या जो भी डेप्थ होगी वो होगी तो सेम, वो तो खाली देखने का नजरिया कि देख कहां से रहे हैं। ठीक, तो खैर साइज n/2 है, नंबर ऑफ नोड्स 2 है, डेप्थ कितनी हो गई वहां पर 1 हो गई, और कितने लेवल्स आपके पास आ गए, 2 लेवल्स आ गए। तो 2 लेवल्स आपके पास आ गए, तो लेवल नंबर आपका हो गया 2। और कॉस्ट आपकी कितनी है, कॉस्ट आपकी वापस से n है, क्योंकि n/2 प्लस n/2 किया तो कॉस्ट n आई थी, हर एक लेवल की कॉस्ट सेम थी। नेक्स्ट आप आए, साइज कितना हो गया आपका n/4। उसके बाद नंबर ऑफ नोट्स कितनी हो गई थी आपकी, इसमें 4 आ गई थी, क्योंकि n/4 आया था। डेप्थ कितनी हो गई थी उस मोमेंट तक 1 2, डेप्थ आपकी हो गई 2, देख लीजिए डेप्थ आपकी 2 हो गई ना, इसमें एक डेप्थ तो ये हो गई, फिर एक डेप्थ आपकी हो गई, 2 डेप्थ हो गई आपकी। ठीक है, चलिए आगे, डेप्थ हो गई 2, लेवल नंबर कौन सा है, ये 3rd लेवल नंबर है, कॉस्ट यहाँ पर भी कितनी है n। फिर आप आगे चलिए, उसके बाद साइज कितना हो गया n/8, नंबर ऑफ नोट्स कितनी हो गई 8, डेप्थ कितनी हो गई आपकी 3, लेवल नंबर कौन सा है 4, और कॉस्ट यहाँ पर भी कितनी है n। तो
जब हमने इटरेशन मेथड पढ़ा था तो मैंने आपसे बताया था कि 3-4 टर्म्स आप लिख लीजिए, एक सिमेट्री बन जाती है, उससे थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। उसी तरीके से जब आप रिकर्जन ट्री बनाएंगे और रिकर्जन ट्री में आप एक टेबल बनाएंगे तो 3-4 रोज को आप फिल कर लीजिए सो दैट आपको एक सिमेट्री नजर आने लगेगी। अब सिमेट्री देखिए यहाँ पर क्या है, सिमेट्री यहाँ पर ये है, ये क्या है, n अपॉन 2 पावर 0, n अपॉन 2 पावर 1, नेक्स्ट n अपॉन 2 पावर 2, नेक्स्ट n अपॉन 2 पावर 3, सॉरी n अपॉन 2 पावर 3। ठीक है, इसको देखिए ये क्या है, 2 पावर 0 ही तो है, ये क्या है 2 पावर 1 ही तो है, 2 पावर 2 है ना, ये 2 पावर 3 तो है। ये सीक्वेंस सीधी चल रही है 0 1 2 3, वो भी सीधा चल रहा है 1 2 3 4, वो भी सेम है n n n n। ठीक, इसका मतलब हम क्या कहें, हम ये कह रहे हैं कि जब साइज n बाई 2 पावर 0 था तो नंबर ऑफ नोड्स 2 पावर 0 थी, 2 पावर 1 था तो 2 पावर 1, 2 पावर n पॉइंट 2 पावर 2 2 पावर 2, 2 पावर 3 2 पावर 3। ठीक है, अब अगर इसी सिमेट्री को आगे बढ़ाएं, यहां 0 यहां 0 तो डेप्थ 0, यहां 1 तो डेप्थ 1, 2 पावर 2 2 पावर 2 और डेप्थ 2, 3 3 3 और लेवल नंबर तो +1 हो ही गया, जितनी डेप्थ होगी उससे ज्यादा लेवल नंबर होगा हमेशा, कॉस्ट मेरी सेम है। ठीक है, बन गई सिमेट्री। इसका मतलब आफ्टर ith स्टेप, आफ्टर ith स्टेप का मतलब जो हमने इटरेशन मेथड में किया था, ith स्टेप के बाद क्या होगा, साइज कितना हो जाएगा मेरा, n अपॉन 2 पावर, बताइए n अपॉन 2 पावर i, ये मेरा साइज हो जाएगा। उस साइज पर कितनी नोट्स होंगी, 2 पावर i। ठीक है, ये लीजिए कितनी नोट्स हो गई। उसके बाद डेप्थ कितनी होगी, जो भी आपकी 2 की पावर है वो आपकी डेप्थ हो गई, डेप्थ आपकी हो गई i। उसके बाद लेवल नंबर कितना हो गया आपका i + 1 और कॉस्ट क्या है, वो तो सेम है n ही होगी, क्योंकि वो तो लास्ट लेवल तक कांस्टेंट है 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये जो लास्ट रो आपकी है इससे आपको सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपने ये निकाल लिया, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आफ्टर ith स्टेप ये आपका साइज हो गया, और ith स्टेप के बाद तो प्रॉब्लम का साइज कांस्टेंट होना है, ये हम एज्यूम करते हैं। इसका मतलब हम n अपॉन 2 पावर i को 1 रख देंगे। अब अगर आप n अपॉन 2 पावर i को 1 रखेंगे तो ये आपने पहले भी इवैल्यूएट किया था, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, n = 2 पावर i, n = 2 पावर i, दोनों तरफ आप log लेंगे, log n = i log 2, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये इटरेशन मेथड वाले में। तो i कितना आ गया आपका, log n अपॉन log 2 या log n बेस 2, या हम इसको क्या कहेंगे, i आपका कितना आ गया, lgn आ गया, हो गया काम आपका, i lgn आ गया आपका। i lgn आ गया, इसका मतलब क्या है, आपको डेप्थ पता चल गई अपने ट्री की। तो डेप्थ कितनी है आपके ट्री की, lgn। अब वापस से अगर आप पुरानी वाली स्लाइड पर आएंगे तो आपको पता चल गई कि इस ट्री की जो हमारी डेप्थ है वो डेप्थ हमारी है lgn, इस ट्री की मेरी डेप्थ है lgn। अब अगर इस ट्री की डेप्थ 1 होती, ठीक है, तो आप कितने बार ऐड करते, n + n। अगर डेप्थ 1 होती तो 2 बार ऐड करते। डेप्थ अगर 3 होती, डेप्थ अगर 3 होती या 2 होती, डेप्थ सपोज आपकी डेप्थ अगर 2 होती, यहां से यहां तक होता, तो कितनी बार ऐड करते, n + n + n। अगर डेप्थ lgn है तो कितनी बार ऐड करेंगे कॉस्ट को, n को ऐड करेंगे lgn + 1 टाइम्स, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब जो मेरा t ऑफ n होगा हम उसको क्या कहेंगे कि हम तो n का एडिशन कर रहे हैं, n + n + n प्लस हम ये करते जा रहे हैं, कितनी बार ऐड कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं lgn + 1 टाइम्स, इतने बार हम n का एडिशन कर रहे हैं। और अगर आप इतने बार n का एडिशन कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात ये हो गई ना, n को 10 बार जोड़ने का मतलब क्या है, n को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, n को lgn + 1 टाइम्स जोड़ने का मतलब क्या है, n को lgn + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, n lgn + n। फिर वही बात आती है, मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीपल टर्म्स हो तो मेजर कंट्रीब्यूटिंग टर्म ले लो, मेजर कौन सी है, n × lgn। इसका मतलब इसका जो आपका रनिंग टाइम आ गया वो हो गया t ऑफ n = big O n lgn, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रिकर्जन ट्री को सोल्व करते हैं। ये हमारा पहला केस था जिसको हम बोलेंगे सेम नंबर ऑफ लेवल्स सेम कॉस्ट या सेम साइज
सेम कोस्ट, क्योंकि हर एक लेवल पर जो कोस्ट है वो सेम है और हर एक लेवल पर जो हमारा डिवीजन हो रहा है, जो सब प्रॉब्लम बन रही है, उसका साइज भी सिमिलर ही चलता जा रहा है, वो साइज अलग अलग नहीं है। ये पहला केस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें कोस्ट सेम रहेगी और जो ये प्रॉब्लम का साइज है ये हमारा अलग अलग रहेगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हमारी जो सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं उनका साइज अलग अलग है। आप देखिए t of n equals to t of n/3 plus t of 2n/3 plus n। यहाँ पर भी जो सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं वो दो सब प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि t का एक कोफिशिएंट ये है और एक कोफिशिएंट ये है, और जो दोनों सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं वो एक एक ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लिखा हो तो इस साइज की दो सब प्रॉब्लम बनेगी, एक एक ही बन रही है क्योंकि t का कोफिशिएंट 1 है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने रिकर्जन ट्री बनाने से। तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे इस वाले पोर्शन से जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इनिशियली हमने n से स्टार्ट किया, उसके बाद दो सब प्रॉब्लम बनी। एक सब प्रॉब्लम का साइज कितना है आपका n/3, और जो दूसरी सब प्रॉब्लम है उसका आपका साइज हो गया 2n/3, यानी कि एक सब प्रॉब्लम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से और एक को मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 से। ठीक है, उसके बाद फिर ये दो में डिवाइड आपका होगा। एक कितना हो गया 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो और एक को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा n/9, और दूसरे को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2n/9। फिर इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करो और 2/3 से मल्टीप्लाई करो। 1/3 से करोगे तो कितना आएगा 2n/9 और 2/3 से करोगे कितना आएगा 4n/9। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेवल पर आइए, वापस इसको फिर दो दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। वही एक बार 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3 से किया तो कितना आ गया n/27, 2/3 से किया तो कितना आ गया 2n/27। इसको 1/3 से किया तो 2n/27, 2/3 से किया तो 4n/27। इसको 1/3 से किया तो 2n/27, इसको 2/3 से किया तो 4n/27। देखते रहिएगा कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसमें। 4n/27 फिर कितना हुआ 4n/27, क्योंकि 1/3 से किया, उसके बाद 2/3 से तो कितना हो गया 8n/27। देखिए डिनोमिनेटर में तो सबका 27 नहीं किया, लेफ्ट साइड में y का जिसका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड में 2 से कर देंगे, तो 1 2 2 4 2 4 4 8। बिल्कुल ठीक है, ऐसे चलता जाएगा कब तक, जब तक कांस्टेंट ना हो। लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब भी आप प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं दो सब प्रॉब्लम्स में या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, तो जो ट्री आपका बनेगा वो एक बैलेंस ट्री नहीं बनेगा जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में बना था, क्योंकि यहाँ पर जो साइज है हर एक सब प्रॉब्लम का वो अलग अलग है। अब अगर आप सबसे लेफ्ट वाली ब्रांच देखें या सबसे राइट वाली ब्रांच देखें, n/27 दोनों में है। इनफैक्ट n/27 अगर आप देखेंगे तो सब में है, इसमें भी n/27 है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में n/27 तो आपका एग्जिस्ट कर ही रहा है। या अगर आप किसी भी लेवल पर देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। उससे पहले लेवल पर जाएंगे n/9 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 सब में है, n/3 n/3 सब में मिलेगा आपको। अब इसमें n/27 के साथ किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन इसमें n/27 के साथ 8 को मल्टीप्लाई भी किया है। इसका मतलब एक फैक्टर ऐसा है जो सबसे राइट हैंड साइड वाला ट्री है जिसपे एक फैक्टर मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो अगर आप n की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख के देखें तो सबसे बड़ी टर्म इसमें कौन सी लग रही है आपको, सबसे बड़ी टर्म इसमें आपको कौन सी मिलेगी। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाली टर्म सबसे बड़ी है, क्योंकि ये तो n/27 है, इसमें तो फिर भी 8 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। तो अगर इसी ट्री की मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जो लेफ्ट वाली ब्रांच है वो सबसे जल्दी फिनिश हो जाएगी और जो सबसे राइट वाली ब्रांच है वो लास्ट डेप्थ तक जाएगी। मतलब जो डेप्थ होगी इस ट्री की वो डिपेंड करेगी मेरी बिल्कुल जो राइट वाली ब्रांच है। तो अगर मैं इसको बनाऊं वैसे ही, मैं कहूं कि ये यहाँ पर कांस्टेंट मिल जाएगा, ये लेट्स सपोज यहाँ कांस्टेंट मिल जाएगा, ये सपोज यहाँ कांस्टेंट मिल गया, ये थोड़ा बाद में मिलेगा इसका कांस्टेंट, क्योंकि ये फिर यहाँ मिल गया, ये फिर 4n/27 यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, और ये बिल्कुल आपको सबसे एंड में मिलेगा सब में। बाद में वही t of 1 ही, t of 1 लिख लो, चाहे आप इसको अभी 1 लिख लो, ठीक है, क्योंकि t of 1 मैंने पहले ही अज्यूम किया हुआ है, t of 1 is 1। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारा ट्री बन गया। आगे चलते हैं। अब क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालनी है हर एक लेवल की कोस्ट। हर एक लेवल की कोस्ट कितनी है निकालिए कोस्ट। पहले लेवल की कोस्ट कितनी आपकी हो गई n, दूसरे लेवल की कोस्ट कितनी हो गई n/3 plus 2n/3। ऐड करके देखिए n/3 plus 2n/3 कितना हो गया 3n/3, 3n/3 is again n। नेक्स्ट लेवल पर आइए, n/9 2n/9 2n/9 4n/9 सबको ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर तो 9 है, नोमिनेटर को ऐड करिए 1 3 5 9 9n/9। इसका मतलब वापस से कोस्ट n हो गई। इसको जब आप ऐड करेंगे
इसमें भी आपका एन आएगा। इसका मतलब ये जो कोस्ट है वो हर एक लेवल पर सेम आ रही है। अब माइंड में ये आता है कि अगर सेम आ रही है तो हर एक लेवल पर सेम आएगी। हाँ जी, हर एक लेवल पर सेम आएगी, यहाँ पर भी आपकी सेम आएगी। तो दिमाग में अभी आता है कि सेम कैसे आ जाएगी, यहाँ तो जल्दी कांस्टेंट मिल गया, वहां तो अभी नहीं मिला, वहां तो कुछ एन के फैक्टर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन आप ये एज्यूम करिए ना, यहाँ पर जितने भी एन के फैक्टर्स आपके होंगे उसमें कांस्टेंट तो आपका ऐड हो ही रहा है ना, कांस्टेंट आपके ऐड हो रहे हैं। तो जब आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था वहां पर भी तो आपने 1 + 1 + 1 + 1 + 1 किया था, जब वो भी तो जाके आपको एन मिला ही था। तो कंट्रीब्यूशन तो है ना इनका भी। तो इसीलिए ये मेरा बन गया सेकंड केस, जहां पर हम कह रहे हैं डिफरेंट कोस्ट, सॉरी सेम कोस्ट डिफरेंट लेवल्स, कि जो ट्री है वो बैलेंस नहीं है, वो ट्री अनबैलेंस्ड है, लेकिन हर एक लेवल पर जो कोस्ट आ रही है वो कोस्ट मेरी सेम है। ठीक, ये मेरा पहला काम हो गया, रिकर्जन ट्री मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने कोस्ट निकाल ली। तरीका वही है, हर एक लेवल की कोस्ट को ऐड कर दो n + n + n + n। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ गया कि कितनी बार ऐड करें इस कोस्ट को, क्योंकि टोटल रनिंग टाइम तो तभी निकलेगा कि n को हम उतनी बार ऐड करें जितनी इस ट्री की डेप्थ है। और डेप्थ भी हमें कौन सी वाली लेनी है, डेप्थ भी आपको ये वाली लेनी है जो राइट हैंड साइड वाला मेरा ट्री बना, क्योंकि ये वो ट्री है जो मेरा लास्ट तक जाएगा। और जब भी हम किसी एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं तो हम वर्स्ट टाइम तक देखते हैं कितनी मैक्सिमम टेंस तक वो चली, क्योंकि हम वर्स्ट केस ही निकाल रहे हैं। तो अब इसकी ट्री की डेप्थ हमें निकालनी है। तो डेप्थ निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, अभी हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। चलिए टेबल में लेकर चलते हैं चीजों को। सबसे पहले लेवल पर साइज कितना है n, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है वहां पर 1, डेप्थ कितनी है 0, लेवल नंबर 1, कोस्ट कितनी है n। अब नेक्स्ट लेवल पर जब हम आएंगे तो हम बात कर रहे हैं साइज की। तो साइज कौन सा ले, साइज हम वही लेंगे जो हमें दिख रहा है कि जो हमारी मैक्सिमम डेप्थ तक जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो हमारा था, थोड़ा स्लो हो गया कोई, तो उसमें जो हमारा सबसे राइट वाला अगर आप ब्रांच देखेंगे तो उसमें सबसे पहले n था, इधर n/3 गया, राइट साइड में 2n/3 गया, उसके बाद वो गया 4n/9, उसके बाद फिर वो गया 8n/27। उसी के हिसाब से हम अपने यहाँ पर साइजेस लिखेंगे। ठीक है, अब साइज n आ गया, उसके बाद मेरा साइज इसमें हो गया। इस साइज को भी इनफैक्ट आप थोड़ा सा ना इधर करके लिखिए, सो दैट आप इजीली उसको आगे चल के एनालाइज कर पाए। देखिए यहाँ पर साइज आपका n था, उसके बाद आपका साइज हो गया 2n/3, क्योंकि एक तरफ n/3 था, एक तरफ 2n/3 था। नंबर ऑफ नोड्स हम 2 ही लेंगे, हम बात पूरे लेवल की ही कर रहे हैं, बस खाली साइज हम उस सब प्रॉब्लम का ले रहे हैं विच लीड्स अस टू द वर्स्ट केस, यानी कि विच इज द राइट सब ट्री। तो नंबर ऑफ नोड्स आपकी 2 हो गई। अब उसमें डेप्थ आपकी कितनी हो गई, डेप्थ 1 हो गई, लेवल नंबर 2 हो गया, कोस्ट अभी भी हमारी n है। फिर हम आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़े तो साइज कितना आपका हो गया 4n/9 हो गया था हमारा। उसके बाद जो साइज था n आ गया, फिर 2n/3 है, फिर साइज हमारा कितना हो गया 4n/9, उसके बाद 8n/27। खैर जब साइज आपका 4n/9 हुआ तो 4n/9 जब साइज हुआ तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी थी आपके पास, 4 नोड्स आपके पास थी, डेप्थ 2, लेवल नंबर 3, कोस्ट अगेन n। उसके बाद जो साइज हो गया 8n/27, नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई 8, डेप्थ 3, लेवल नंबर 4, कोस्ट n। लगाइए सिमेट्री बन गई, देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये कितना है 2/3 पावर 0 इंटू n। उसके बाद ये कितना है 2/3 पावर 1 इंटू n। उसके बाद अगर आप इसको निकालें तो ये कितना है 2/3 पावर 2 इंटू n। ये कितना है 2/3 पावर 3 इंटू n। बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, इसको देखिए ये क्या सिमेट्री बन रही है, 2 पावर 0 2 के पावर में चल रहा है ना, 2 पावर 1 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3, ये तो हो गया। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में, कोस्ट भी फिक्स है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब साइज को, नोट्स को और इनको सबको रिलेट करिए। पावर 0 0 डेप्थ, मतलब जितनी डेप्थ है उतनी ही उसी के टर्म्स में आप साइज और नंबर ऑफ नोट्स को देखिए। तो मैं यहाँ पर अब एक लाइन आपको बताता हूँ, पहली बार हमने भी किया था इसको, जब पहले क्वेश्चन को, मैनेज साइज, नंबर ऑफ नोड्स, लेवल नंबर एंड कोस्ट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। डेप्थ के टर्म्स में सबको मैनेज कर दीजिए। डेप्थ अगर
अगर 0 है तो 2 की पावर 0 है, ये 2/3 की पावर 0 है, और ये डेप्थ +1 है, और ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो मतलब सेम है, फिक्स है, n है। डेप्थ अगर 1 है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि लेवल नंबर हमेशा डेप्थ से बड़ा होगा, सिर्फ इधर वालों को मैनेज करना है कि अगर डेप्थ 1 है तो ये 2 पावर 1 है, ये 2/3 पावर 1 है, 2 है तो डेप्थ 2 पावर 2 है, ये 2/3 पावर 2 है, 3 है तो 2 पावर 3 है, 2/3 पावर 3 है। इट मींस एट डेप्थ I number of nodes will be 2 power I and size of tree becomes 2/3 power I into level number is I plus 1 and cost is n। ये मेरा फाइनल रो आ गई जिसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि इसी से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इस ट्री की डेप्थ कितने होने वाली है। क्योंकि डेप्थ के टर्म्स में अगर आपने साइज निकाल लिया तो बस आपको फिर इस साइज को ही तो कांस्टेंट करना है ना ith डेप्थ पर। अब आप इस साइज को कांस्टेंट कर दीजिए, क्योंकि अभी एज्यूम करते हैं कि ith डेप्थ के बाद जो हमारा साइज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि अभी साइज आपका कितना हो गया 2/3 पावर I इंटू n। इसको हम मान रहे हैं कि हमारा कांस्टेंट हो गया I डेप्थ पर, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो गया, अगर आप इसको निकालें आप इसको कह सकते हैं n इक्वल्स टू 3/2 पावर I, इसको आप इधर ले गए 3 को, 2 नीचे आ गया आपका, दोनों तरफ log ले लीजिए, कितना आ गया log n इक्वल्स टू I log 3/2, या आप इसको क्या कह सकते हैं I इक्वल्स टू log n अपॉन log 3/2, या आप इसको क्या कह सकते हैं log n बेस 3/2। तो ठीक है, ये हमारी आ गई log n बेस 3/2, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी आ गई डेप्थ, ये हमारी डेप्थ आ गई। इसका मतलब जो हमने ट्री बनाया था अपना अभी, अगर उस ट्री की डेप्थ की हम बात करें तो ये जो हमारी डेप्थ है इसको हम कहेंगे log n बेस 3/2, ये हमारी इस ट्री की आ गई डेप्थ। ठीक है, अब आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसमें खुद कर लीजिए। कोस्ट से तो निकालनी है, कोस्ट में क्या करना है n को ऐड करना है, कितनी बार ऐड करेंगे लेवल नंबर टाइम्स, लेवल नंबर कितने हैं जितनी डेप्थ है +1। तो इसका मतलब अगर हम इसमें निकालेंगे आपका तो t ऑफ n कितना आएगा आपका, t ऑफ n आपका आ गया n प्लस n कितनी बार log n बेस 3/2 + 1 टाइम्स, इतनी बार आप n को ऐड कर दीजिए। और जब आप इतनी बार ऐड करेंगे तो कितना आ गया t ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू, मतलब सीधा सीधा n को से मल्टीप्लाई कर दो, log n बेस 3/2 + 1 या n log n बेस 3/2 और प्लस n। तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सी है n log n बेस 3/2, so running time is t of n equals to big O, so running time equals to big O n log n बेस 3/2। ये आपका आंसर आ गया या रनिंग टाइम आ गया इस इक्वेशन का जो हम लेकर चले थे आपकी। ठीक हो गया बिल्कुल, कोई डाउट इसमें। t of n equals to स्लाइड 1 t of n equals to tn/3 plus t2n/3 plus n का जो रनिंग टाइम आ गया वो आ गया ऑर्डर ऑफ n log n बेस 3/2। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया जिसमें कोस्ट हमारी सेम है और जो साइज है वो हमारा अलग अलग चल रहा है। उसके बाद जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम जो कोस्ट लेकर चलते हैं वो अलग होती है। अभी तक तो जो दो केस है उनमें कोस्ट सेम थी, अब जो थर्ड केस या फोर्थ केस है वो केस एक ही बनता है। एक्चुअली में इसको भी तो हम यही कह सकते हैं, ये जो दो केस है ये एक ही केस है, क्योंकि आपने इसमें वो वाला चैप्टर वो वाला जो है पाथ ले लिया जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग पाथ है जो फर्स्ट टाइम आपको दे रहा है। लेकिन अगर इससे पहले वाले एग्जांपल की बात करूं जिसमें बैलेंस ट्री था, उसमें चाहे कोई भी आप पाथ ले लो, चाहे लेफ्ट वाला ले लो चाहे राइट वाला ले लो, क्योंकि सब पाथ की जो डेप्थ आएगी वो सेम आएगी आपकी। ठीक है, तो जैसे ये दो केस हमारे एक केस है, उसी तरीके से जो थर्ड और फोर्थ केस है वो मेरा एक केस है। उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो कोस्ट है वो तो डिफरेंट होगी हर एक लेवल की, लेकिन जो ट्री बनेगा वो बैलेंस ट्री भी बन सकता है, वो अनबैलेंस ट्री भी बन सकता है। अगर बैलेंस ट्री बनेगा तो कोई भी आप पाथ ले लीजिए, और अगर अनबैलेंस ट्री बनेगा तो आप वो पाथ लीजिए जो आपका मैक्सिमम डेप्थ तक जा रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं t of n equals to 2tn/2 plus n स्क्वायर। देखिए, तो अब इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को, जो रूट नोड होगी ट्री की वो हम स्टार्ट करेंगे n स्क्वायर से,
और जो प्रॉब्लम का साइज है वो कैसे रिड्यूस हो रहा है, ओरिजिनल साइज n है और n का हमने क्या कर दिया n/2, और कितनी सब प्रॉब्लम्स बन रही है, 2 सब प्रॉब्लम्स बन रही है क्योंकि t का कोएफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले n², इसको आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। अब जो 2 पार्ट्स में ब्रेक किया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि दोनों तरफ जो प्रॉब्लम बनेगी, जो साइज होगा सब प्रॉब्लम का, उसको n²/2 कर देते हैं। ये गलती करते हैं। एक्चुअली में n² का हम हाफ नहीं कर रहे हैं, हम हाफ कर रहे हैं n अगर यहाँ पर है तो n का हाफ हो रहा है, यानी कि n को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो n को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा n/2 का स्क्वायर, तो फिर ये बनेगा आपका n²/4 ना कि n²/2, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बन गया n²/4, ये भी आपका कितना हो गया n²/4। आपने फिर इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर ये n/2 होगा, तो n/2 होगा तो कितना हो जाएगा हमारा n²/4 इंटू 4 पहले से है, तो कितना हो गया n²/16 और n²/16। ये क्लियर हो गया ना, क्योंकि आपको n का n/2 करना है, n का n/2 करेंगे तो n²/4 आएगा, एक 4 पहले से है। ये भी आपका कितना हो गया n²/16 और ये भी आपका कितना हो गया n²/16। अब देखिए आप यहाँ पर क्या चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये देखिए कि जो मेरा ट्री बन रहा है वो एक बैलेंस ट्री बन रहा है, क्योंकि जो दोनों तरफ सब प्रॉब्लम बनी वो बिल्कुल सिमिलर है, और होनी भी है ना, क्योंकि दोनों सब प्रॉब्लम का साइज सेम है, t(n/2 t(n/2), तो हमेशा मेरा एक बैलेंस ट्री बनेगा। तो रिकर्जन देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये तो बैलेंस ट्री है या अनबैलेंस ट्री है, ठीक है। तो ये मेरा बैलेंस ट्री बनेगा। उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे तो क्या बनेगा n²/4 इंटू 16, यानी कि 16 इंटू 4 करेंगे उसके बाद आप, ठीक है, 64। तो ऐसे आपका चलता चला जाएगा ये। तो यहाँ पर खैर मुझे ये फीलिंग आ गई, अब इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, कि ये जो मेरा ट्री बनेगा यहाँ पर एक बैलेंस ट्री बनेगा, और एक पॉइंट पर आकर मेरी कॉस्टिंग आ जाएगी, मतलब जो साइज हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसकी कॉस्ट लिख लीजिए फटाफट। इसकी कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, पहले लेवल की कॉस्ट हो गई n², दूसरे लेवल की कॉस्ट लिखिए कितनी बनी n²/4 प्लस n²/4, यानी कि 2n²/4 लिख लीजिए, यानी कि आपकी कॉस्टिंग बन गई 2n²/4। कॉस्टिंग देखिए अलग अलग हो गई इस बार। थर्ड लिखिए n²/16 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 n²/16, यानी कि कितनी कॉस्टिंग आपकी हो गई 4 इंटू n²/16, ये कॉस्टिंग आपकी बन रही है। अब जो 2 एग्जांपल्स मैंने किए हैं उसमें मैं इजीली बता पा रहा था, क्योंकि उसमें हर एक लेवल की कॉस्ट सेम थी, तो मैं इजीली मुझे आइडेंटिफाई हो रहा था कि लास्ट लेवल की कॉस्ट क्या बनेगी, क्योंकि कॉस्ट सेम थी हर एक लेवल पर। लेकिन यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि लास्ट लेवल की मेरी कॉस्टिंग कितनी आएगी, तो ये मेरा लग गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये भी हमारा एक काम बढ़ गया इस थर्ड केस में। तो रिकर्जन ट्री बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर ये देखी कि अगर यहाँ पर कोई भी टर्म दे रखी है तो हमें n का n/2 करना है, ना कि n² का 2 करना है, /2 करना है, ठीक। चलिए, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि यहाँ पे जो कॉस्टिंग, जो ओवरऑल रन टाइम निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हर एक लेवल की कॉस्ट को ऐड करके। तो अगर मुझे हर एक लेवल की कॉस्ट पता हो, या मुझे लास्ट लेवल की कॉस्ट भी पता चल जाए, तो मैं सबको ऐड करके रनिंग टाइम निकाल लूंगा। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अब लास्ट लेवल की निकले कैसे कॉस्ट, ये मुझे नहीं पता। इस ट्री की डेप्थ वो मुझे नहीं पता, तो कहां चलेंगे, अपने टेबल की तरफ चलते हैं, वो टेबल हमें बताएगी कि कितनी डेप्थ है इसकी। चलिए आइए टेबल की तरफ। अब जब आप टेबल बनाएंगे इसमें, तो सबसे पहले साइज कितना आपका, देखिए साइज आपका n² नहीं है, n² आपकी कॉस्ट है, इनिशियल साइज आपका n है, प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है t(n), ठीक है। तो इनिशियल साइज आपका कितना है, n है, आपने लिख लिया इनिशियल साइज इज n। नोट्स कितनी है वहां पर आपकी, एक नोड है n², डेप्थ 0, लेवल नंबर 1 एंड कॉस्ट इज n², ठीक हो गया। उसके बाद साइज आपका कितना हो गया, n का 2t n/2 हाफ हो गया, तो साइज आपका हो गया n/2। नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई उस लेवल पर, 2, डेप्थ कितनी हो गई 1, लेवल नंबर 2, कॉस्ट कितनी है 2n²/4। देख लीजिए आप, जब आपने इसकी कॉस्ट निकाली थी वो कॉस्ट आपकी थी 2n²/4, वो आपने जो कॉस्ट निकाली थी इसकी अभी, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया, ये इससे पहले वाला था हमारा एग्जांपल, ये था हमारा, और ये हमारा था ट्री, कॉस्ट इज 2n²/4, ठीक है। चलिए 2n²/4 पर आते हैं, तो ये मेरी कॉस्ट हो गई 2n²/4। अभी आप लिखते चले जाइए, सिमेट्री आपकी खुद बनेगी।
उसके बाद जो आपका साइज हो गया वो कितना हो गया, इसका फिर हाफ हो गया, साइज आपका हो गया अगेन n/4। नंबर ऑफ नोट्स कितनी आ गई थी उसमें, n²/16 n²/16 वाली 4 नोट्स थी। डेप्थ आपकी 2 हो गई, लेवल नंबर 3 हो गया। ये कितना आ गया था आपका, n²/16 को जब 4 बार आपने ऐड किया था तो 4n²/16। बनाइए सिमेट्री, थोड़ी सी टर्म्स कम है इस बार लेकिन सिमेट्री बन रही है। देखिए यहीं पर ही क्या बन रहा है, ये दिख रहा होगा ना आपको, n/2/0 n/2/1 n/2/2। ठीक है, इसमें सिमेट्री दिख रही है आपको, 2/0 2/1 2/2। इसमें सिमेट्री दिख रही है। अगर इसमें आप थोड़ा सा सोल्व करें तो ये कितना है आपका n² ही है। ये अगर आप करें तो कितना है n²/2। ये कितना है n²/4। इसको मैं क्या कह सकता हूँ n²/2/0 n² इसको हम क्या कह सकते हैं n²/2/0। ये कितना है n²/2/1। ये कितना है n²/2/2। उसके बाद क्या लाइन बताई थी, मैनेज एवरी कॉलम इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। लेट सपोज एट डेप्थ i लेवल नंबर विल बी i+1। उसके बाद ये क्या है, डेप्थ 2 पावर डेप्थ 2 पावर डेप्थ 2 पावर डेप्थ। इसका मतलब i डेप्थ पर नंबर ऑफ नोट्स विल बी 2 पावर i। और साइज कितना होगा n/2 पावर i। और जो कोस्ट होगी वो कितनी होगी बताइए, आपको पता चल गया n²/2 पावर i। तो देखिए इसलिए ना ये टेबल बड़ी पावरफुल है। इस टेबल से मुझे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि सिचुएशन क्या है एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी आपका साइज आ गया उसको कांस्टेंट रख दीजिए। तो n/2 पावर i को आप कांस्टेंट रखेंगे 1 रखेंगे तो n/2 पावर i = 1 यानी कि n = 2 पावर i, log n = i log 2, i = log n by log 2 यानी कि i = log n base 2 या i = LGN, जो हम पहले कर चुके हैं कई बार, मैं बार बार नहीं करूंगा उसको रिपीट। तो i की वैल्यू LGN आ गई। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वैल्यू LGN आ गई कि जो हमारी डेप्थ आ गई ट्री की वो हमारी आ गई LGN। तो सबसे पहले आप इस ट्री की डेप्थ लिख दीजिए, ट्री की डेप्थ हमारी हो गई है LGN। परफेक्ट, पहला क्वेश्चन, पहला मतलब सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब इसमें हमें डेप्थ तो मिल गई, अब हमें लास्ट लेवल की कॉस्ट भी तो निकालनी है। लास्ट लेवल की कॉस्ट कितनी होगी, हम निकाल सकते हैं लास्ट लेवल की कॉस्ट इजीली। देखिए लास्ट लेवल की कॉस्ट आपकी क्या है, आपने अभी लिखी थी ना, ये कॉस्ट है हर एक लेवल पर। लास्ट लेवल की कॉस्ट क्या है n² 2 पावर i। 2 पावर i आपने कितना निकाला अभी, 2 पावर i को जब आपने रखा 2 पावर i n हो गया ना, क्योंकि लास्ट लेवल पर n/2 पावर i को आपने 1 रखा था ना, तो 2 पावर i कितना है n है। इनकी लास्ट लेवल की जो कॉस्ट है वो कितनी है n²/n। लास्ट लेवल की कॉस्ट है n²/n। तो अगर इसको मैं यहीं पर ही लिख दूं तो ये मेरी कितनी आएगी n²/n ही तो आएगी। काम हो गया खत्म आपका। अब क्या कर दीजिए, हर एक लेवल की कॉस्ट को ऐड कर दीजिए, करिए ऐड, हर एक लेवल की कॉस्ट को ऐड करिए। इससे पहले वाली विंडो पर ही चलते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, करिए ऐड। इसमें कितना हो गया आपका T of n = n² प्लस n²/2 प्लस n²/4 प्लस अप टू n²/n। ये तो हो गया आपका। n² कॉमन निकाल लीजिए, n² कॉमन निकालो तो कितना बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू 1/n। क्या है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है। पहली टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है। देख लीजिए किसी भी टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करिए, कॉमन रेशियो 1/2 आएगा, पहली टर्म 1 है। n टर्म्स का सम कितना होता है जीपी का, नहीं पता। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज s of n = a into 1 minus r power n upon 1 minus r if r is less than 1 or a into r power n minus 1 upon r minus 1 if r is greater than 1। यहाँ पर कॉमन रेशियो r 1/2 है, तो सब कितना होगा a into 1 minus r power n upon 1 minus r लिख दीजिए। यहाँ पर निकालिए इसको, तो t of n कितना हो गया, t of n = हम थोड़ा सा स्पेस ऊपर ही बना लेते हैं यहाँ पर। तो t of n = n² into a कितना है 1 into 1 minus r power n upon 1 minus r। ठीक तो हो गया, a into 1 minus r power n, तो कितना आ गया ये आपका n² into 1 minus, ये तो 1 ही है, 1 minus 1/2 की पावर n अपॉन 2, कितना हो गया। अब
अब बात ये आ गई इसको कैसे सोल्व करें जी। ये तो 1/2 आ गया, ठीक है। एन स्क्वायर इंटू वन में से माइनस हो रहा है कुछ, तो ऑब्वियसली वन में से अगर कुछ माइनस हो रहा है, आप वैसे भी सोच के देखिए, तो ये टर्म कभी भी वन से बड़ी तो नहीं होगी, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब बचा क्या, खाली एन स्क्वायर बचा। या मैंने आपको एक इटरेशन मेथड में इसका तरीका बताया था, मैंने आपको वहां क्या बताया था कि अगर आपको कभी भी जीपी में एन टर्म्स का सम निकालना है तो आप उसको एज्यूम कर लीजिए कि हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, ठीक। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 जब भी आपने लिखा, ये तो मेरा सम है लेट्स सपोज एन टर्म्स का, तो इस सम को आपने लिखा समीशन लेट्स सपोज i इक्वल्स टू 0 से n, मैं कह रहा हूँ ये कोई सम है मेरा एन टर्म्स का, तो ये सम तो मेरा हमेशा कम होगा ना। जब आप समीशन करेंगे i इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी और इनफाइनाइट टर्म्स का सम आप करेंगे, ये हमेशा छोटा होगा, इसका मतलब ये हमेशा बड़ा होगा मेरा, ये बड़ा होगा, तो मैं अननेसेसरी में क्यों एन टर्म्स का सम निकालूं, मैं सीधा इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल दूंगा, और इनफाइनाइट टर्म्स का जो मेरा सम होता है वो होता है a/1 - r। और जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे a/1 - r को, तो आपका देखिए सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। P of n इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू a/1 - r, a कितना है 1/1 - 1/2। आपको दिख रहा होगा ये टर्म एलिमिनेट हो गई जब आपने इनफाइनाइट टर्म्स का लिया, क्योंकि मतलब ही नहीं रह गया ना उसका, जब आप 1/2 को ऐड कर रहे हैं इतनी बार, ठीक है, क्योंकि 1/2 कितना है आपका 0.5 और ये जो है हमेशा जो है बड़ा कम हो जाएगा सम, तो ये कितना हो गया फाइनली आपका है n स्क्वायर इंटू 1/1/2 या 2n स्क्वायर, या आप इसको सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि T of n इक्वल्स टू b of n स्क्वायर। ये आपका रनिंग टाइम आ गया इस इक्वेशन का, ओके। अब इसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं रिकर्सिव ट्री का, जिसमें कि हमारी कोस्ट भी डिफरेंट होगी और हर एक लेवल पर साइज भी डिफरेंट होगा। आइए चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, T of n इक्वल्स टू 3t n/4 प्लस n स्क्वायर, T of 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कभी कभी आपको cn स्क्वायर भी दे देता है, तो अगर उसने cn स्क्वायर भी दिया है तो उस केस में आप जो T of 1 है उसको आप c मान लीजिएगा, सो दैट जब आगे चल के आप कैलकुलेशन करेंगे तो c से c कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें अपने रिकर्सिव ट्री को, तो आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी मेरी सब प्रॉब्लम्स हैं उनका साइज क्या है n/4 n/4 n/4, तीन पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, ठीक है, तीन पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, और साइज मेरा है सेम n/4 n/4 n/4, लेकिन जब मैं उसकी कॉस्ट करूंगा तो वो आएगी अलग, ठीक है। बनाते हैं रिकर्सिव ट्री, स्टार्ट कहां से करना है, n स्क्वायर से स्टार्ट करना है, करिए स्टार्ट। सबसे पहले आप n स्क्वायर से आपने स्टार्ट किया, ट्री थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं उसमें, ये आपका कितना होगा साइज n का हो जाएगा n/4, यानी कि n/4 का स्क्वायर, n/4 का स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा n²/16, क्योंकि n/4 का स्क्वायर हो गया ना 4 4 16, ये भी कितना हो गया n²/16, ये भी कितना हो गया n²/16। फिर आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जब आप इसको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, n का वापस से n/4 करना है, यानी कि n²/16 और एक 16 पहले से लिखा हुआ है, तो n²/16 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा n²/256। तो हर एक लेवल पर, मतलब हर एक जो आपकी नोड बनेगी उसका जो साइज होगा वो होगा n²/256, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये सेम है मेरा n²/256 है, ठीक है। नेक्स्ट रिकर्जन ट्री बहुत बड़ा बन जाएगा तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें 256 मल्टीप्लाई बाय 16 होगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अब जब हम आगे चलेंगे इसमें तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम सबसे पहले कोस्ट लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। लिखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इसकी कोस्ट लिखिए, कोस्ट क्या होगी, पहले लेवल की कोस्ट कितनी होगी आपकी n स्क्वायर, दूसरे लेवल की कोस्ट कितनी होगी n²/16 को 3 टाइम्स ऐड करना है, इसका मतलब कोस्ट हो गई 3n²/3/16 n², ऐसे लिख लीजिए। लास्ट लेवल पे कितना हो गया n²/256, कितनी बार 3 3 6 3 9, यानी कि इसकी कोस्ट कितनी हो गई 9/256 n², ठीक है। अब इसको जब हम चलाएंगे आगे तो क्या होगा, ith स्टेप के बाद कांस्टेंट हो जाएगा मेरा, उसको हम लिख लेते हैं 1, या अगर उसको c दिया होता तो उसको हम c लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1। ये मेरा फाइनली एक रिकर्जन ट्री बन गया है। अब इस रिकर्जन ट्री को अगर आप देखें, और जो पहले वाला रिकर्जन ट्री था उसमें बैलेंस ट्री था, इसमें मेरा बैलेंस ट्री है, कोस्ट हमारी अलग अलग है हर एक स्टेप की, लेकिन क्या मुझे लास्ट लेवल की जो कोस्ट है वो पता है, नहीं पता, क्योंकि हर एक लेवल की कोस्ट अलग है ना। तो क्या करना है, क्या करेंगे आप,
टेबल बनाइए, टेबल ही बनाते हैं। आइए टेबल पर चलते हैं। सबसे पहले साइज कितना है n, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है वहां पर 1, डेप्थ कितनी है 0, लेवल नंबर 1, कॉस्ट इज n स्क्वायर। नेक्स्ट साइज इज n बाय 4, साइज n बाय 4 हो गया आपका। उसके बाद नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई आपकी 3 नोड्स हो गई। डेप्थ कितनी हो गई 1, लेवल नंबर इज 2, ये कितना हो गया आपका n स्क्वायर बाय 16 को 3 टाइम्स ऐड किया था ना, तो ये आपका हो गया 3 बाय 16 n स्क्वायर। नेक्स्ट लेवल पर चलिए, साइज कितना हो गया था आपका n बाय 16, क्योंकि n बाय 4 का फिर 1 बाय 4 किया, साइज हो गया n बाय 16। नोड्स कितने हो गए थे आपकी 9, डेप्थ 2, लेवल नंबर 3, एंड दिस इज 9 बाय 256, 9 बाय 256 n स्क्वायर। इतने से जनरलाइज हो जाएगा, इतने से सिमेट्री आपको दिखने लगी होगी। सिमेट्री क्या है, इसको हम देखेंगे तो क्या सिमेट्री बनी है n अपॉन 4 पावर 0, ये क्या है n अपॉन 4 पावर 1, ये क्या है आपका n अपॉन 4 पावर 2। इसमें देखिए सिमेट्री बनाई है, इसमें 3 की कुछ सिमेट्री बन रही है, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। उसके बाद इसमें भी कुछ सिमेट्री बन रही है, हाँ बन रही है, देखिए ध्यान से, ये क्या है 3 बाय 16 की पावर 0 इंटू n स्क्वायर। नेक्स्ट 3 बाय 16 की पावर 1 इंटू n स्क्वायर। नेक्स्ट 3 बाय 16 की पावर 2 इंटू n स्क्वायर। ये तो सिमेट्री बन रही है, 3 बाय 16 की पावर 2 इंटू n स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, मैनेज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। अगर डेप्थ आई है तो क्या हो रहा है देख लीजिए, पता चल रहा है 3 की पावर डेप्थ, 3 की पावर डेप्थ, 3 की पावर डेप्थ। अगर डेप्थ आई है तो 3 टू द पावर i नंबर ऑफ नोड्स। ये निकाल लीजिए, ये कितना है बताइए। डेप्थ 0 है तो n अपॉन 4 पावर 0, डेप्थ 1 है तो n अपॉन 4 पावर 1, डेप्थ 2 है तो n अपॉन 4 पावर 2, डेप्थ i है तो साइज बिकम्स n अपॉन 4 टू द पावर i। लेवल नंबर आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, i प्लस 1। कोस्ट क्या होगी, कोस्ट इज 3 बाय 16 टू द पावर, वही तो है, डेप्थ की तो पावर है i इंटू n स्क्वायर। परफेक्ट हो गया। यहां तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। अब चीजें थोड़ी चेंज होंगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये टेबल बन जाती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लास्ट लेवल का साइज है उसको हमें कांस्टेंट कर देना है। आप इसको कांस्टेंट कर देंगे, n अपॉन 4 पावर i को कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दीजिए। अब जब आप n अपॉन 4 पावर i को कांस्टेंट के इक्वल पुट करेंगे, देखिए बड़े ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। तो n अपॉन 4 पावर i को आपने 1 कर दिया, यानी कि n आपका कितना आ गया, n आपका हो गया 4 पावर i, यानी कि log n इक्वल्स टू i log 4। उसके बाद ये आपका हो गया i इक्वल्स टू log n अपॉन log 4 या log n बेस 4। ठीक है, ये मेरा i भी निकल गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपका i निकल गया था तो आपने डायरेक्टली वहां पर देखा था कि जो आपकी लास्ट लेवल की कोस्ट थी वो n स्क्वायर बाय 2 पावर i थी, और 2 पावर i को आपने डायरेक्टली n पुट कर दिया था क्योंकि साइज n अपॉन 2 पावर i था। वहां पर आपकी कोस्ट लास्ट लेवल की डायरेक्टली निकल आई थी। लेकिन यहाँ पर जब i की वैल्यू आप रखेंगे log n बेस 4, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है कुछ भी। लेकिन फिर भी आप सबसे पहले क्या काम करिए, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया था कि हम सबसे पहले लास्ट लेवल की कोस्ट निकालते हैं। वहां पर डायरेक्टली निकल गई थी, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं निकल रही है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोस्ट ऑफ लास्ट लेवल। ठीक है, निकालिए। हम सबसे पहले निकालते हैं, क्यों निकाल रहे हैं कोस्ट लास्ट लेवल की, क्योंकि जब तक लास्ट लेवल की कोस्ट नहीं आएगी ना, जब तक मैं कैसे ऐड करूंगा सबको, क्योंकि मुझे रनिंग टाइम निकालने के लिए हर एक लेवल की कोस्ट को ही तो ऐड करना है, और लास्ट लेवल की कोस्ट मेरे पास अभी है नहीं, तो इसलिए सबसे पहले मैं लास्ट लेवल की कोस्ट ही निकाल रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले आप निकालिए कोस्ट ऑफ लास्ट लेवल। कितनी है कोस्ट ऑफ लास्ट लेवल इज 3 बाय 16 टू द पावर i इंटू n स्क्वायर। ये देख लीजिए, 3 बाय 16 टू द पावर i इंटू n स्क्वायर। निकालिए कोस्ट को, कोस्ट इज 3 बाय 16 टू द पावर i इंटू n स्क्वायर। ठीक है, i की वैल्यू पुट करिए इसमें log n बेस 4। क्या होगा 3 बाय 16 टू द पावर log n बेस 4 इंटू n स्क्वायर। ये तो चलते ही जा रहा है, अलग अलग कर लीजिए इसको। ये आपका हो गया 3 टू द पावर log n बेस 4 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर log n बेस 4 इंटू n स्क्वायर।
उसके बाद जो 16 log पावर log n बेस 4 है, इसको मैंने बताया था ये हम चेंज कर सकते हैं, ये n रेस टू पावर log 16 बेस 4 भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं n रेस टू पावर log 16 बेस 4। ठीक है, अब जब आप ये लिख देंगे तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं n रेस टू पावर log 4 स्क्वायर बेस 4 या n रेस टू पावर 2 log 4 बेस 4, 2 को आप नीचे ले आए, log 4 बेस 4 ये 1 हो गया आपका, जो बेस है वही आपका वैल्यू है, कितना बचे आपका खाली, ये आपका आगे खाली n स्क्वायर, इसका मतलब ये टर्म आपकी n स्क्वायर है, तो कितना हो गया आपका 3 रेज़ टू पावर log n बेस 4 अपॉन n स्क्वायर, ये भी आपका n स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, खाली कितना बच गया 3 टू द पावर log n बेस 4, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं n रेज़ टू पावर log 3 बेस 4, ये n रेज़ टू पावर में से लिख रहे हैं सो दैट एक कांस्टेंट फैक्टर आ जाए हमारे पास पूरा। तो जो लास्ट लेवल की कॉस्ट हमारे पास आ गई उसको हम लिख ले रहे हैं थीटा n रेज़ टू पावर log 3 बेस 4। ठीक है जी, ये हमारी लास्ट लेवल की कॉस्ट आ गई, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट है तो कमेंट्स में डाल के पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब जो कॉस्टिंग थी हर एक लेवल की वो क्या थी, n स्क्वायर प्लस 3/16 n स्क्वायर प्लस 3/16 पावर 2 n स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इससे जो पहले वाला लेवल रहा होगा उसकी कॉस्टिंग कितनी रही होगी, 3/16 पावर i माइनस 1 इंटू n स्क्वायर, यही तो होगी। ठीक है, तो चलिए फाइनल कॉस्टिंग अब इसकी लिखते हुए चलते हैं हम। अब इसकी जब फाइनल कॉस्टिंग लिखेंगे t ऑफ n, तो t ऑफ n हमारा क्या है, देखिए अभी तक ये जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था वो बिल्कुल सिमिलर है। हमने सबसे पहले रिकर्जन ट्री बनाया, उसके बाद हमने कॉस्ट लिखी, फिर हमने लास्ट लेवल की कॉस्ट निकाली। लास्ट लेवल की कॉस्ट कैसे निकली, जो साइज आया लास्ट लेवल पर उसको हमने कांस्टेंट के इक्वल रख दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट लेवल की कॉस्ट डायरेक्टली निकल गई थी, यहाँ पर थोड़ी सी वो अटपटी सी आई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हमने सारे लेवल की कॉस्ट को ऐड किया था, वो भी अभी कर रहे हैं, करिए। कितना आ गया आपका ये n स्क्वायर प्लस 3/16 n स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3/16। देखिए यहाँ पर हमें प्योर मैथमेटिक्स नहीं करना है, यहाँ पर हमें एजम्पशंस लेने हैं, क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना कि n एक बहुत लार्ज क्वांटिटी है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमारी लास्ट टर्म है उससे पहली टर्म वाली टर्म क्या होगी, i माइनस 1 इंटू n स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है n रेज़ पावर log 3 बेस 4। ये तो लास्ट लेवल की कॉस्ट है, चेक कर लीजिए एक बार, n रेज़ पावर log 3 बेस 4 हमारी लास्ट लेवल की कॉस्ट है, ये हमने यहाँ लिखी हुई है। तो खैर ये मेरा एक रनिंग टाइम की इक्वेशन हो गई जिसको मुझे सोल्व करना है। अब अगर इसको आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक सिमेट्री लग रही है और लास्ट लेवल की कॉस्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना समीशन i इक्वल्स टू 0 टू log n, सॉरी i की वैल्यू आपकी कितनी है उसको पहले आइडेंटिफाई करिए, log n बेस 4 आई आपकी i की वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं i रेज़ पावर log n बेस 4 और माइनस 1, और आपने क्या लिख लिया इसको 3/16 टू द पावर i इंटू n स्क्वायर, और ये जो लास्ट लेवल की कॉस्ट है इसको आप एज इट इज लिख दीजिए log n थीटा एंड n रेज़ पावर log 3 बेस 4। देखिए i की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा 3/16 पावर 0 इंटू n स्क्वायर पहली टर्म में, फिर 1 रखेंगे तो 3/16 n स्क्वायर दूसरी टर्म में, और फाइनली log n बेस 4 माइनस 1 रखेंगे तो ये वाली टर्म आ गई। बिल्कुल ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे मत सोल्व करिए ना log n टर्म्स का सम, हम तो एज्यूम कर रहे हैं कि दिस सम जो भी आएगा हमेशा छोटा होगा समीशन i इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी 3/16 पावर i इंटू n स्क्वायर के और प्लस दिस, ये हमेशा हो, क्योंकि हम तो एल्गोरिथम को और वर्स्ट सिनेरियो तक लेकर जा रहे हैं। आप तो n टर्म्स का सम कर रहे हैं, log n टर्म्स का सम कर रहे हैं, हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम कर रहे हैं, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बढ़ा दिए। इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है a अपॉन 1 माइनस r, मैंने बताया था, क्योंकि ये भी तो आपकी जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है 3/16। ठीक है, तो a अपॉन 1 माइनस r, a कितना है आपका n स्क्वायर 1 माइनस r यानी कि 1 माइनस 3/16 प्लस थीटा हो n रेज़ पावर log 3 बेस 4, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये कितना आ गया आपका 16/13 इंटू n स्क्वायर प्लस थीटा n रेज़ पावर log 3 बेस 4, ये आपका t ऑफ n आ गया। अब इसमें वापस से दो टर्म है,
एक टर्म आपकी n स्क्वायर है और एक टर्म आपकी है n स्क्वायर log 3 बेस 4। जब आप n स्क्वायर log 3 बेस 4 को निकालेंगे तो log 3 आपका कितना रहता है, मोटी मोटी कैलकुलेशन कर लीजिए। जब आप निकालेंगे log 3 बेस 4 को तो ये आपका log 3 अपॉन log 4 हो गया ना। log 3 अपॉन log 4 को निकालेंगे तो कितना आएगा 0.477 अपॉन 2 इंटू 0.301। कितना आएगा आपका अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो नीचे आपका 0.6 है, ऊपर आपका 0.4 है। अगर आप 4/6 भी निकालें तो भी आपका ये 1 से कम रहना है। इसका मतलब ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग टर्म है आपकी। तो जो भी रनिंग टाइम लिखा जाएगा उसके टर्म्स में लिखा जाएगा। तो सो रनिंग टाइम इज t of n equals to d of n square। सॉल्यूशन ठीक हो गया। तो रिकर्जन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले रिकर्जन ट्री बनाना है, रिकर्जन ट्री बनाने के बाद हर एक लेवल की कॉस्ट लिख लेनी है। लास्ट लेवल तक अगर कॉस्ट आपको मिल गई, कॉस्ट कांस्टेंट है तो सारे लेवल की कॉस्ट को ऐड अप कर दीजिए। लेकिन अगर कॉस्ट अलग अलग है तो आप साइज को कांस्टेंट के इक्वल रखिए, फिर लास्ट लेवल की कॉस्ट निकालिए। अगर लास्ट लेवल की कॉस्ट डायरेक्ट आ गई ऐड कर दीजिए, हो सकता है डायरेक्टली जीबी बन के सोल्यूशन निकल जाए। अगर डायरेक्टली जीबी बन के सोल्यूशन नहीं निकलता, लास्ट लेवल की कॉस्ट को अलग कर दीजिए, उससे पहले वाली जितनी कॉस्ट है उनको एक लिख दीजिए। कोई ना कोई सीरीज जरूर बनेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में जीपी बनेगी। आप सीधा सोल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक इसमें लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, उसके बाद फिर रिकर्जन ट्री हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। t of n equals to t of n minus a plus t of a plus cn। ठीक, तो a यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है और एक तरफ साइज जो प्रॉब्लम का हो रहा है वो हो रहा है t of n minus a। इसका मतलब ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि जब भी इसमें रिकर्जन लग रहा है तो एक तरफ तो सब प्रॉब्लम का साइज छोटा हो जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सब प्रॉब्लम का साइज है वो कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें सब में सब्ट्रैक्ट की जगह डिवीजन ले रहे थे। यहाँ पर इसलिए मैंने रिकर्जन ट्री में एक एग्जांपल ऐसा लिया जिसमें कि हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बनाइए रिकर्जन ट्री। बनाना कहां से स्टार्ट करेंगे, c of n से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने c भी ले लिया है, तो c ले लिया है तो t of 1 को मैंने c बोल दिया है। अब यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका c of n आया। c of n आया तो आपने प्रॉब्लम को कैसे डिवाइड किया, एक तरफ तो n माइनस a आ गया और एक तरफ a आ गया। तो एक तरफ आप लिख दीजिए लेट्स सपोज c into a और एक तरफ आप लिख दीजिए c into n माइनस। अब कितना होगा, n की जगह आप रखेंगे n माइनस a, तो कितना आ जाएगा आपका, n की जगह आपका आ गया n माइनस a। ठीक हो गया, ऐसे तो रिड्यूस करते हैं। उसके बाद ये तो आपका c रह गया, ये कितना हो गया, फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तरफ आपका आ जाएगा ca और एक तरफ आपका कितना होगा c into n माइनस a, यानी कि n माइनस a माइनस a यानी कि n माइनस 2 है। और दूसरी तरफ कितना होगा कांस्टेंट, दूसरी तरफ कांस्टेंट रहेगा ca। ठीक है, और ये मेरा c एज इट इज चलता ही जा रहा है, मैंने उसको ऐसे बढ़ा दिया, ये डिवाइड नहीं हुआ लेकिन दिखाने के लिए। उसके बाद फिर आपने कितना किया, ये c into n माइनस 3 है, ये कितना हो गया मेरा ca, ये कितना है मेरा ca, ये कितना है मेरा ca, क्योंकि तो कांस्टेंट है ना। इसी तरीके से चलता जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक आपको कांस्टेंट नहीं मिल जाएगा। कांस्टेंट लेट सपोज यहाँ पर हम बोल देते हैं c। कॉस्ट निकालिए हर एक लेवल पर, कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर कॉस्ट कितनी है cn, यहाँ पर कॉस्ट कितनी है cn माइनस ca प्लस ca, ca से ca कट गया, कॉस्ट इज अगेन cn। यहाँ पर निकालिए cn माइनस 2ca प्लस ca प्लस ca यानी कि प्लस 2ca, कैंसिल आउट हो गया। कॉस्ट कितनी आ गई वापस से हमारी cn, यहाँ पर भी कॉस्ट कितनी आएगी cn, यहाँ पर भी कॉस्ट कितनी आएगी cn। इसका मतलब भी कौन सा केस बन गया, ये केस बन गया जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इक्वल नहीं है, जो मेजर कंट्रीब्यूटर पाथ है वो तो ये वाला बनेगा, लेकिन जो कॉस्ट है वो सेम है हर एक लेवल पर। तो लास्ट लेवल पर जो कॉस्ट बनेगी वो क्या बनेगी c into n माइनस ia, कुछ ऐसी बनेगी c into n माइनस ia। ये लास्ट लेवल की कॉस्ट होगी, ia डेप्थ होगी, उसको हम कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे, c के इक्वल रख दिया, c से c कट गया तो n माइनस ia कितना आ गया आपका 1। इसमें अगर आप सोल्व करेंगे तो ia कितना हो गया n माइनस 1, या i कितना हो गया आपका, i आपका हो गया n माइनस 1 अपॉन a, n माइनस 1 अपॉन a, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि i आपका हो गया n अपॉन a। तो i आपका n अपॉन a आ गया, इसका मतलब i क्या है डेप्थ, इसका मतलब इसकी डेप्थ कितनी हो गई n बाई a डेप्थ हो गई इसकी, इस ट्री की जो आपकी डेप्थ हो गई वो आपकी हो गई n बाई a। अब क्या करना है, सीधा सीधा ऐड करना है सबको, क्योंकि हमें पता चल गया ना cn को कितनी बार ऐड करना है। तो cn को अब आपको ऐड करना है t of n equals to cn into n by a, यानी कि cn स्क्वायर बाय a, या इसको हम क्या कहेंगे big of n स्क्वायर। big of n स्क्वायर आंसर आ गया इस रिकर्जन का। ठीक है,
तो इस तरीके से आप और भी सोल्व कर सकते हैं। टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1, वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस तरह का एग्जाम्पल लिया है, मतलब जो हमने इटरेशन में किए थे वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स अ डिस्कशन ऑन रिकर्जन ट्री। फिर भी अगर आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं रिकर्जन ट्री के, इटरेशन मेथड के, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है सोल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू।